कि यहाँ से आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या चीज़ है, इसके बारे में एकदम समझना है प्रैक्टिकली हर एक बातों को। फिर इसके मैथमेटिकल स्ट्रेंथ पर देखेंगे कि कैसे काम करना है हम लोगों को। एकदम पॉइंट वाइज सीखते जाइएगा, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, ठीक ना। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो देखो कहता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो कहता क्या है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड number of electric lines of forces, number of electric lines of forces passing perpendicular, passing perpendicularly from any surface। देखो क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ ध्यान देना का है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मेरे से अबे जा रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या किए कि कोई सा सरफेस लेकर के आए, ऐसा ये सरफेस लेके आए। हेलो, चलो देखो क्या बोले कि भाई कोई सरफेस है, इससे जितना भी लाइन पास करेगा उस सारे नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दो, मान लो इस दीवार से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही। मैं पूछूं कि इस बोर्ड का कितना फ्लक्स है, तो ये बोर्ड क्या है, एक सरफेस है। और इस सरफेस से जितना भी परपेंडिकुलर लाइन बाहर की तरफ आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। एक सिंबल है जिसका नाम आप लोग जानते होइएगा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, फाई, ठीक ना। इसको फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे देखो कि मान लो कि अपने पास एक सरफेस है ऐसा, ये एक सरफेस है और इससे होकर के बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर। कितना लाइन पास कर रहा है ये, कितना लाइन पास कर रहा है ये, चार। और ये चारों लाइन जो है वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये बोर्ड, ये सरफेस है और इस बोर्ड से जितनी भी लाइंस बाहर निकल रही है, तो कितने लाइन बाहर निकल रहे हैं, चार। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फोर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक सरफेस है ऐसा, एक सरफेस है ये ऐसा सरफेस, मान लीजिए ये एक ऐसा सरफेस है, ये खरा सर्कल है ऐसे, है ना। और इस सर्कल से आप देखिए कि कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं भाई, तो कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, तो इससे परपेंडिकुलरली जितने लाइंस पास करेंगे, जितने भी लाइंस इससे पास करेंगे उस लाइन के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। कितना लाइन है, गिन लो, 6। यानी यहाँ फ्लक्स कितना हो गया, 6। ये सारे लाइन इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जरा सा देखो कि ये बात तो समझ में आ गई कि सर फ्लक्स क्या होती है। ऐसे नहीं समझ में आए तो घर में कूलर है क्या आपके,
कूलर है तो कूलर से हवा बाहर निकलती है, एक सरफेस होता है सर्कुलर सा कटा हुआ, और उस सर्कुलर एरिया से जितना हवा बाहर निकल रहा है, अमाउंट ऑफ एयर परपेंडिकुलरली बाहर आता है, तो उसी अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर फ्लक्स बोलेंगे। मान लो बारिश हो रही है और यहाँ से ये खिड़की खोल दिया जाए, बारिश हो रही है और यहाँ से ये खिड़की खोल दी जाए, तो बारिश की बूंद झटके के रूप में अंदर आएगी कि नहीं आएगी? तो कितनी बूंदे अंदर आ रही है उसी नंबर ऑफ बूंद को क्या बोलेंगे, वाटर फ्लक्स बोलेंगे। पानी आ रही है बाहर तो, है ना, परपेंडिकुलर नहीं आएगी तो परपेंडिकुलरली जितनी आएगी उसको। अब जरा सा सोचो कि अगर ये कहानी परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे कूलर में घुमाने वाला एक पोर्शन रहता है जिससे आप एयर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो अमाउंट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। मान लो इस खिड़की से हवा आ रही है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, अब मेरे पास अगर कोई एक ऐसा उपाय है कि इस खिड़की को मैं क्या करूं, धीरे धीरे घुमाना शुरू कर दूं, हवा का मात्रा घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा। और अगर इसको मैं घुमा करके पूरा ऐसे कर दूं तो हवा का मात्रा कितना हो जाएगा। अब खिड़की से कितनी हवा पास करेगी, हवा आ रही है ऐसे, खिड़की है अभी ऐसे, अब इसको घुमाते गए हवा का मात्रा कम होता गया कम होता गया कम होता गया, खिड़की को घुमा के कर दिया ऐसे। अब इस खिड़की से आर पार कितनी हवा जा रही है, कोई हवा नहीं जा रही है। हवा तो ऐसे आ जा रही है ना, इधर भी ऐसे आ जा रही है, खिड़की के आर पार कितनी हवा जा रही है, कोई हवा नहीं जा रही है। तो भाई यहाँ देख रहे हैं क्या कि खिड़की को घुमा रहे हैं तो हवा का मात्रा बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि खिड़की जो एरिया है उस एरिया का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स प्रभावित हो रहा है। बाकी तो आप जानते हैं एरिया के बारे में ये कि जो एरिया है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फ्लक्स के केस में आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने एरिया को चेंज किया, जैसे जैसे मैंने एरिया को चेंज किया मेरा फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया का डायरेक्शन मायने रख रहा है। एरिया का डायरेक्शन चूंकि यहाँ पर मायने रख रहा है, इसीलिए जो है आप यहाँ पर एरिया को जो कंसीडर करेंगे, एरिया को जो कंसीडर करेंगे वो एरिया को कंसीडर करेंगे कैसे, एरिया इज कंसीडर्ड एज कैसा, कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा कंसीडर किया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी के जैसा, कि एरिया कैसा क्वांटिटी के जैसा कंसीडर किया जाएगा, वेक्टर के जैसे। ऐसे तो आप जानते हैं कि एरिया स्केलर है, हम भी जानते हैं कि है, लेकिन भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही एरिया का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, बदल रहा है, अमाउंट ऑफ एयर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ एयर जब चेंज हो रहा है भाई, तो तुम ये बताओ कि जब अमाउंट ऑफ एयर चेंज हो रहा है तो एरिया का डायरेक्शन मायने रख रहा है कि नहीं रख रहा है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो वो कैसा कंसीडर किया जाएगा, वेक्टर के जैसा कंसीडर किया जाएगा। तो एरिया को यहाँ पर आप कैसा कंसीडर करेंगे, वेक्टर के जैसे, और एरिया को वेक्टर के जैसे आप कंसीडर करेंगे तो सवाल उठता है क्या कि एरिया का डायरेक्शन आप कैसा मानेंगे। तो दो तरह का सरफेस है कि फॉर ओपन सरफेस, अगर आपका सरफेस कैसा हो, ओपन हो। फॉर ओपन सरफेस अगर बात करेंगे, ओपन सरफेस क्या है भाई, ये बोर्ड देख लो, ओपन सरफेस है ना। तो इस बोर्ड का अगर आपसे पूछे कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो हमेशा तुम ध्यान में रखना कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जाएगा, जिस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। अब ओपन सरफेस के लिए ये बाहर के तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है और अंदर के तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक ना। तो फॉर ओपन सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always perpendicular to the surface। हमेशा क्या होगा, ये सरफेस से बाहर के तरफ होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड कुछ भी ये हो सकता है। इसके बारे में कहता है कि ये इनवर्ड भी हो सकता है और ये कैसा हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। देखना एकदम इसका अभी इंट्रो चल रहा है कि हमको क्या क्या चीज मान के चलना है। तो पहला बात क्या सीखे भाई कि फ्लक्स क्या होता है। तो मैं क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी सरफेस को हम रखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी जो उस सरफेस को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, उस सरफेस को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। जैसे देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन ये दोनों सरफेस से क्रॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब काउंट में नहीं आएगा। तो जितना लाइन किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है, कैसे, परपेंडिकुलरली, उसी नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब इस फ्लक्स में देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस एरिया को घुमाइएगा
तो इस एरिया में क्या हो रहा है, इस फ्लक्स में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। मान लो ऐसे कि अपने पास मान लो कि ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं बना रहा हूं इधर। आप देखिएगा कि कैसे एरिया के घूमने से नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रहा है। तुम देखो कि अगर इसमें मैं एक एरिया बनाऊं, कुछ एरिया रहे ये ऐसे, कितना लाइन पास कर रहा है, एक लाइन पास कर रहा है, फ्लक्स 1। अगर मैं इसी एरिया को क्या करूं, घुमा दूं, देखो उतना ही बड़ा है कि नहीं, अब कितना लाइन पास कर रहा है, 3। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ठीक ना, अब देखो कि कितना लाइन पास कर रहा है, अभी भी ये तो सेम ही हो गया है ना। इसको चाहते हैं कि ये हो कुछ ऐसा, ठीक ना। देखो लाइन बदल रहा है, मतलब जैसे जैसे हम इसका डायरेक्शन बदल रहे हैं सरफेस का, नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रहा है इसमें, बदल रहा है। मतलब एरिया का डायरेक्शन बदलने से क्या हो रहा है भाई, कि फ्लक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको एरिया का डायरेक्शन भी कंसीडर करना है। अब जब एरिया के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज कंसीडर करना है, तो एरिया को कैसा कंसीडर किया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी के जैसा। अब अगर ओपन सरफेस है तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ही परपेंडिकुलर। ओपन सरफेस है तो बाहर के तरफ भी हो सकता है और अंदर के तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए क्लोज सरफेस के लिए, अगर बात किया जाए किस चीज के लिए, फॉर क्लोज सरफेस, अगर बात किया जाए क्लोज सरफेस के लिए, तो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। कि मतलब क्लोज सरफेस के लिए जब भी आपसे पूछा जाए कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहिएगा परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। जैसे मान लो इस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, इस रूम को अगर चारों तरफ से पैक कर दिया जाए तो ये कैसा सरफेस बनेगा, एक क्लोज सरफेस बनेगा कि नहीं। इस क्लोज सरफेस के अंदर में आप बैठ जाइए और आपसे अब पूछा जाए कि बताओ कि इस दीवार का डायरेक्शन क्या है, तो तुम कहोगे परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर तुमसे पूछा जाए उस दीवार का डायरेक्शन किधर, तो कहोगे परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, इस दीवार का तो परपेंडिकुलर और छत का परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, फर्श का परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। मतलब सरफेस के अंदर में आपको बैठ जाना है और डायरेक्शन के बारे में क्या कहना है कि डायरेक्शन हमेशा होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बात समझ में आ रही है। अब देखो जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि भाई इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल का तुमको एरिया पता है। अगर इसका रेडियस होगा आर, अगर इसका रेडियस होगा आर, तो इसके एरिया बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं, एरिया कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछे कि इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी और किधर है, बाहर के तरफ, है ना। अब देखो कि अगर इसको हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है एरिया को, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेक्टर के लिए। तो तुम देखो भाई सीधे सीधे क्या लिखोगे, एरिया वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, जितना भी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ठीक ना, कि जितना एरिया का मैग्नीट्यूड है इनटू एन कैप। अब तुमसे कहे कि ये एन कैप क्या है भाई, तो तुम एन कैप के बारे में सीधे बोलेगे कि एन कैप जो है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग किसके, एरिया वेक्टर के, अलोंग एरिया वेक्टर के। तो एरिया वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आ जाएगा, वेक्टर के रूप में आ जाएगा। क्लियर है बात है। अब इस दोनों में देखो कि कॉमन बात क्या है, ये कह रहा है कि हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ये कह रहा है कि इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में जो कॉमन बात है उसको हम याद रख लें। तो हमेशा दोनों में कॉमन ये है कि दोनों कह रहा है कि परपेंडिकुलर होगा, कॉमन है, दोनों कह रहा है कि आउटवर्ड होगा, कॉमन है। तो एरिया को आप हमेशा कैसा कंसीडर करेंगे, एरिया वेक्टर को, कि परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड कुछ एरिया होगा, तो अगर कहे कि इसका एरिया वेक्टर कैसा, तो एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर और
बाहर की तरफ रहेगा, एरिया वेक्टर उसको कहेंगे। बात क्लियर है इतनी कि नहीं? अब क्या कहता है, अब कहता है क्या कि अगर जो फ्लक्स है आपका, जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कैसे निकाला जाए मैथमेटिकली, है ना? तो फ्लक्स कैसे निकाला जाए मैथमेटिकली, तो इसमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहता है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ defined as the product of defined as the product of electric field intensity and the perpendicular area of surface and the perpendicular area of surface perpendicular एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर एरिया ऑफ सरफेस। मतलब क्या कि देखो कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे चल रहा है, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मान लीजिए कि ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से एक सरफेस है जो सरफेस कुछ इस तरह से पास हो रही है, एक सरफेस है जो कुछ इस तरह से पास हो रही है, ठीक ना, कुछ इस तरह से पास हो रही है। अब मान लो कि यदि इस सरफेस का एरिया, अगर इसके एरिया वेक्टर का तुम बात करोगे तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। और मान लो कि इस सरफेस का जो एरिया है वो एरिया है कुछ भी कितना, ए, तो आप ध्यान से देखिएगा कि सारे लाइंस इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। सारे लाइंस इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो भाई फ्लक्स के बारे में जो कहा जा रहा है तुमको, वो फ्लक्स के बारे में क्या कह रहा है कि फाई इक्वल टू जो होता है वो, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इनटू परपेंडिकुलर एरिया, ऐसा एरिया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, किसी दूसरे एंगल पे होगा तब नहीं। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? मतलब तुम सीधे सीधे ये चीज को याद रखोगे कि फाई इक्वल टू कैसा लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर एरिया को लेना है। क्लियर है बात है? अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग दो चीजों को डिस्कस किए कि अपना एरिया जो है वो वेक्टर है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ही कैसा होगा? परपेंडिकुलर, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग लिखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और परपेंडिकुलर एरिया का प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। या इसको आप दूसरे लाइन में आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना, आप दूसरे लाइन में इसको ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड द एरिया वेक्टर in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वैसा एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो, उस दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लिख देंगे तो भी क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो एरिया वेक्टर जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन अगर सरफेस का बात करेंगे तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है? परपेंडिकुलर है। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रहे तब क्या होगा, है ना। अगर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना रहे तब क्या होगा, ठीक ना। इफ द एरिया वेक्टर वेक्टर ए makes an angle theta with electric field intensity, अगर क्या हो कि ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई के साथ क्या करे? थीटा एंगल बनाने लगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मान लीजिए कि कोई सा हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं और ये सरफेस मान लो कि तुम्हारा है कुछ ऐसा, ये एक तुम्हारे पास सर्कल रखा हुआ है, जो सर्कल ऐसा रखा हुआ है, ठीक ना, ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल सर्कल है। इसको तुम देखोगे ऐसा दिखेगा,
दिखेगा कि नहीं? अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें इसके एरिया वेक्टर का, तो इसके एरिया वेक्टर का अगर आप बात करें तो आप तो अभी पढ़े कि परपेंडिकुलर बाहर के तरफ होता है। तो अगर दोस्त इसके एरिया वेक्टर का तुम बात करोगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा और बाहर के तरफ रहेगा। इसको तुम बोल सकते हो वेक्टर ए। अगर इसका एरिया ए है तो मान लो कि इसका एरिया है कितना, इसका एरिया गिवन है तुमको कितना ए। अब कह रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है कि एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल है कितना, थीटा। तो एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है, हमेशा ध्यान रखना। एक सरफेस के साथ होगा तो सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल है, और एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये वाला। तो हमारे पास जो डिस्कस्ड है वो एरिया वेक्टर डिस्कस्ड है। हमारा जो थीटा एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। अब कैसे फ्लक्स निकाला जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए। आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? है तो भाई इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकते हैं? कैसे? जिसके साथ थीटा लगा हुआ उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ। तो भाई साहब ये बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो पोजीशन में ले जाना चाह रहे हैं, एक जिसके साथ थीटा लगा हुआ है और एक जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, ई साइन थीटा। तो आप ये बताइए कि जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है वो कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, और जिसके साथ थीटा लगा हुआ है ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। मैं फ्लक्स के डेफिनेशन में मैं आपको क्या बोला हूं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो उस दोनों को तुम प्रोडक्ट में ले लो तो तुम्हारा फ्लक्स निकल जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दूसरे डायरेक्शन में भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम घुमा करके एरिया के डायरेक्शन में ले आओ, और एरिया के डायरेक्शन में ले आने के बाद उसको क्या करो, एरिया से प्रोडक्ट कर दो, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर तुम एरिया को दोनों को एक डायरेक्शन में लाना है, तो दोनों को एक डायरेक्शन में लाने के लिए या तो आप इस सरफेस को ही पकड़ के घुमा दीजिए, एरिया वेक्टर को ही घुमा दीजिए। तो देखिए जब एरिया वेक्टर को आप घुमाइएगा भाई, ये मान लो ये है सरफेस और इस पे ये है एरिया वेक्टर, तो इसको एरिया को घुमाओगे तो वेक्टर भी तो घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? एरिया को घुमाओगे तो वेक्टर भी घूमेगा। तो इस तरह से देखो कि अगर हम सरफेस को घुमा दें ऐसे तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं? तो एरिया को भी दो कंपोनेंट में घुमा सकते हैं, जिसके साथ थीटा लगा हो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं लगा उसके साथ, तो दोनों में से आप किसी को भी घुमा सकते हैं। देखने में आसान लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाना, ठीक ना? अब देखो कि एरिया क्या बोल रहे हैं, हाँ देखते रहिए, अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ से डंडा कहाँ गया। अब देखो कि ये है तुम्हारा एरिया वेक्टर और इसके साथ जो है सो ये है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। इसको मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिया, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा तुम बताओ कि ये बोर्ड से पास कर रहा है क्या? बोर्ड से पास कर रहा है, आर पार करेगा क्या? ये तो पैरेलल हो गया, ये तो ऐसे निकल जाएगा। बोर्ड को क्रॉस करेगा क्या? तो जब तक बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा। तो ई साइन थीटा जो है वो सरफेस के पैरेलल निकल जा रहा है, ठीक ना? ई साइन थीटा क्या हो रहा है भाई, सरफेस के पैरेलल निकल जा रहा है। तो सरफेस के पैरेलल निकल जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि ई साइन थीटा इज पैरेलल टू सरफेस, इज पैरेलल टू सरफेस, या इसी को तुम बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक ना? सरफेस के पैरेलल हो गया या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, दोनों एक ही बात। हेंस हुआ क्या इसके साथ, हेंस इट डज नॉट क्रॉस द सरफेस। सरफेस को क्या किया इसने, क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, सो देयर इज नो फ्लक्स ड्यू टू ई साइन थीटा। ई साइन थीटा ने सरफेस को क्रॉस ही नहीं किया, सरफेस के पैरेलल ऐसे आया और ऐसे निकल गया, तो उसके कारण किसी तरह का फ्लक्स नहीं होगा। क्यों कि ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है और सरफेस के पैरेलल है। तो दोस्त जब हवा चल रही है ऐसे और इस बीच में मैं खिड़की को घुमा करके कर दूं ऐसे,
तो इस खिड़की से कोई हवा पास करेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अब देखो कि ई कॉस थीटा के कारण फ्लक्स होगा, क्योंकि ई कॉस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है ना। तो फ्लक्स ड्यू टू, तो जो तुम्हारा फाई नेट होगा यहाँ, जो तुम्हारा फाई नेट होगा यहाँ, वो फाई नेट कितना होगा जरा सा देखना। तो फाई नेट के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, वो फाई नेट के बारे में पढ़े हैं क्या? फाई नेट के बारे में पढ़े हैं ई नेट और इनटू एरिया कैसा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है वो कितना है? एरिया ये रहा सरफेस, और इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई कॉस थीटा। तो भाई कितना लिखोगे? ई कॉस थीटा और इनटू इसका एरिया कितना है? इसी को जरा सा ध्यान से देखिए, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब जरा सा ध्यान दीजिए कि दो वेक्टर है ए और बी, और दोनों के बीच का एंगल है कितना? थीटा। तो आप कभी बचपन में पढ़े हुए हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है? पढ़े हुए हैं कि नहीं? तो अगर, हाँ कुछ ही दिन पहले पढ़े हैं सर, बचपन कहाँ था उस समय, अभी तो बूढ़े हो गए। चलो देखो अब क्या है भाई, कि क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, दूसरा वेक्टर क्या? ए। दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर भाई ए बी कॉस थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, है ना, तो इस ये साइन थीटा को आई बराबर ई डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ए बी कॉस थीटा को भी तो ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ई ए कॉस थीटा को भी तो ई डॉट ए लिख सकते हैं। अब तुमको अगर याद होगा तो इसी डॉट प्रोडक्ट का नाम तो स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका आंसर कितना आता है? स्केलर आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका आंसर क्या आता है? वेक्टर आता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट में डिफाइंड है, इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? स्केलर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सिंस सिंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, since the electric flux since the electric flux defined as defined as defined as dot product defined as dot product of vector e and vector a, कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज एन कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। अब देखो कि जब ये स्केलर क्वांटिटी होगा भाई साहब, तो जरा सा बात किया जाए कि इसके एस आई यूनिट के बारे में। तो अगर बात करोगे एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक ना, तो एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जरा सा ध्यान देना। देखो कि अभी जो फ्लक्स तुम पढ़े हो फाई बराबर, वो क्या पढ़े हो? ई डॉट ए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट याद करो, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्त? मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत इसमें? जरा सा बात करो इसके डायमेंशन का, ठीक ना, डायमेंशन का। तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स जो होगा, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? देखना ध्यान से कि फाई बराबर तुमने पढ़ा है, फाई बराबर जो तुमने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है? ई ए कॉस थीटा, ई डॉट ए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुम कभी पढ़ते थे कि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और ए के बारे में तुम ये जानते हो कि एरिया ही है। अब जो इसका डायमेंशन होगा वही फ्लक्स फाई का डायमेंशन होगा। तो फ्लक्स फाई का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन बताओ तो कितना होता है? एम एल टी माइनस एरिया का डायमेंशन बताओ तो कितना होता है?
मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का 2 टाइम्स प्रोडक्ट तो एल स्क्वायर, और जरा सा क्यू का डायमेंशन बताओ तो कितना होता है, 80 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है। देखिए तो अगर इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिखें, अगर इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिखें तो आप ये बताइए कि फ्लक्स का डायमेंशन बराबर एम एक ही है जो ऊपर है, एम रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, एल एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा L3, T -2 ऊपर और एक और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T कितना हो जाएगा -3, और A भाई साहब नीचे है तो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि जब सरफेस कैसा हो, प्लेन हो तब, जब सरफेस कैसा हो, प्लेन हो तब। अब एक बात आप बताइए कि अगर ये सरफेस प्लेन है तो प्लेन सरफेस के लिए एरिया का डायरेक्शन हमेशा फिक्स, मतलब इस फर्श के एरिया डायरेक्शन का अगर हम बात करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, नीचे के तरफ ही जाएगा, है ना। अगर ये फर्श बोल दीजिए, अगर ये आप फर्श बोल दीजिए तो यहाँ से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहीं भी लीजिएगा तो सारा सेम डायरेक्शन कैरी करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन जरा सा मुझे ये बताओ, जरा सा मुझे ये बताओ कि अगर इसी सरफेस को मैं क्या करूं, अगर इसी सरफेस को मैं क्या करूं, कर्व कर दूं, अगर इसी सरफेस को मैं क्या करूं, कर्व कर दूं भाई, तो अब इस कर्व के कारण तुम देखो कि अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बाहर के तरफ जाएगा, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इधर बाहर के तरफ जाएगा, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इधर बाहर के तरफ जाएगा। हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन अब नहीं है। तो सेम डायरेक्शन नहीं है तो मैग्नीट्यूड बदले चाहे एरिया बदले, डायरेक्शन बदले, दोनों में से कोई बदल गया तो वेक्टर बदल गया, वेक्टर बदल गया, डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो इसको कैसे डील करना है ना, इसको कैसे डील करना है। तो अब देखो क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, तुम बताओ कि बहुत बड़े बॉल में से अगर हम बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लें एक सिक्के के बराबर में और उसको हाथ में लेकर कैसे दिखे, तो वो प्लेन सरफेस दिखेगा कि कर्व सरफेस दिखेगा, प्लेन सरफेस दिखेगा। अब प्लेन सरफेस दिख रहा है मतलब एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर प्लेन सरफेस दिखेगा तो प्लेन सरफेस के लिए तो एरिया वेक्टर हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो भाई अगर बात किया जाए कर्व्ड सरफेस के लिए, अगर बात किया जाए किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, फॉर कर्व्ड सरफेस, अगर बात किया जाए कर्व्ड सरफेस के लिए, तो कर्व्ड सरफेस के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक कर्व सरफेस है आपके पास कुछ ऐसा, एक कर्व सरफेस है आपके पास कुछ ऐसा। अब कह रहा है क्या कि इसके कारण तुम मुझे फ्लक्स बताओ, है ना, इसके कारण तुम मुझे क्या करो, फ्लक्स बताओ, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो एरिया का डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक ना, यहाँ देखेंगे तो एरिया का डायरेक्शन इधर आएगा और यहाँ देखेंगे तो एरिया का डायरेक्शन इधर जाएगा, लेकिन होगा तो हमेशा परपेंडिकुलर बाहर के तरफ ही। तो मैंने किया क्या, मैंने किया क्या भाई, मैंने किया क्या कि इस सरफेस पर कहीं पर हमने क्या किया कि एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया, एक छोटा सा यहाँ पर क्या किया कि एलिमेंटल एरिया एज्यूम कर लिया। तो ये छोटा सा एक हम एलिमेंटल एरिया काट लिए। अब इस एरिया को तुम, इस छोटे से एरिया को तुम, ठीक ना, काट लिए, इस बॉल पे क्या किया, एक छोटा सा एरिया मैंने काट लिया। इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। तो परपेंडिकुलर बाहर के तरफ जो डायरेक्शन होगा इसको तुम बोल दो वेक्टर ds, ठीक ना। क्या किए हम लोग किए क्या है, तो टेक अ स्मॉल एलिमेंटल एरिया, टेक एन स्मॉल एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds ऑन कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस पर क्या किया मैंने, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ds ले लिया जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अब मान लो कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर पास कर रहा है, किसी एंगल थीटा पर क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो भाई साहब जब किसी एंगल थीटा पर ये पास कर रहा है तो आप जरा सा ध्यान से देखिए, तो इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया ए से थीटा एंगल पे पास कर रहा होता है तो जो फ्लक्स हम लोग लिखते हैं वो ई डॉट ए लिखते हैं, ए डॉट ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
ए क्या है एरिया और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमको इस छोटे से एरिया के कारण देखो कि अगर बड़ा सा एरिया है तो इससे अधिक लाइन पास करता, और अगर हम इसको धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे तो एरिया भी क्या होता जाएगा कम, और लाइन भी पास होने वाला क्या होता जाएगा, मतलब फ्लक्स भी क्या होता जाएगा। तो ये बहुत छोटे से एलिमेंटल एरिया के कारण जो छोटा सा फ्लक्स होगा उसको डी फाई बोल दें। छोटे से एरिया डीए के कारण जो फ्लक्स हुआ वो छोटा सा हुआ डी फाई। तो डी फाई को भाई साहब ये बताओ कि ई डॉट डी एस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखो कि अगर फॉर टोटल फ्लक्स के लिए बात करें, अगर बात करें फॉर टोटल फ्लक्स के लिए, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देंगे, सारे को जोड़ देंगे, है ना। तो बात करेंगे क्या कि फॉर टोटल फ्लक्स, फॉर टोटल फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स के लिए बात करोगे तो क्या करोगे दोस्त, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इधर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और इधर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। कोई दिक्कत, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे कितना मिल जाएगा, और इधर रहने दो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ही। और इस चीज को आप याद रखिएगा, ये हमेशा ही आपके काम में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि कहता है क्या कि अगर कहता है क्या कि अगर अगर किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये कमरा बंद है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस सरफेस से अंदर के तरफ आ रही है तो फ्लक्स को आप लीजिए नेगेटिव, और अगर बाहर के तरफ जा रही है तो फ्लक्स को आप क्या लीजिए पॉजिटिव, ठीक ना। तो कहेगा क्या कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, if the electric field lines, if the electric field lines coming inside the surface, coming inside the surface, कि अगर सरफेस के अंदर आ रहा है, then the flux is considered as, then the flux is considered as पॉजिटिव। तब फ्लक्स को कैसा करिएगा कंसीडर, पॉजिटिव, नहीं सॉरी अंदर आ रहा है तो नेगेटिव, अंदर आ रहा है तो कैसा नेगेटिव। एंड एंड इफ फील्ड लाइंस, एंड इफ फील्ड लाइंस, एंड इफ फील्ड लाइंस गोइंग गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, तो जो आप फ्लक्स कंसीडर करिएगा तो फ्लक्स इज कंसीडर्ड एज कैसा, कंसीडर्ड एज कैसा, तो कंसीडर कैसा किया जाएगा इसको पॉजिटिव। जैसे मान लो कि एक ये कोई सा क्लोज सरफेस है, एक ये क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस में क्या हो रही है कि बहुत सारी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है चारों तरफ से, बहुत सारी फील्ड लाइंस क्या कर रही है एंटर कर रही है चारों तरफ से। तो यहाँ पर जो आप फाई लिखिएगा वो कैसा लिखिएगा नेगेटिव। लेकिन अगर इसी सरफेस में बहुत सारा फील्ड लाइंस अगर यहाँ से बाहर निकल रही है, अगर यहाँ से बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो उस समय में जो आप फ्लक्स को कंसीडर करिएगा ये कैसा कंसीडर करिएगा पॉजिटिव। ये सारी चीजें आपको क्या करना है याद रखना है। बात समझ में आ गया, कहोगे सर कैसे मान ले ये एजम्पशन, कैसे मान ले इसको, है ना। तो इसको कैसे मान ले, तो तुम जरा सा देखो कि अगर इसी वाले स्फेयर के सेंटर पे हम रख दें एक पॉजिटिव चार्ज को, अगर इसी वाले सरफेस के सेंटर पर हम रख दें एक पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या होगा ये जरा सा ध्यान से देखना। आगे पीछे हो गया क्या, बीच में पेज लग गया नहीं, अच्छा अरेंज कर लोगे तुम लोग, उठा के कर लेंगे तो हो जाएगा। ये 7th वाला पेज आना था कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, इधर लगेगा, पहले देख लिया जाए, है ना, कब लगाया जाएगा। वेक्टर स्केलर कहाँ लिखे थे, यूनिट ये ये यहीं के बाद में लिखे थे स्केलर वेक्टर, इसको यहाँ पे
ये तो यहाँ ठीक ही है, इसको उठाओ और यहाँ लगा दो, ठीक है क्या? अब हो जाएगा? देख लो एक बार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक ना? चलो देखो, अब देखो इतना तक तो। अब भाई साहब कैसे मान लें कि ये पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है? तो मान लो कि एक इधर है ये स्फेरिकल सेल, और एक इधर है ये स्फेरिकल सेल। इस दोनों का रेडियस मैं कंसीडर करता हूँ कितना, इसका भी रेडियस है कितना, आर, ठीक है, और इसका भी रेडियस है कितना, आर, ठीक है। आप एक के सेंटर पे क्या करिए, प्लस क्यू को रख दीजिए, और एक के सेंटर पे क्या करिए, माइनस क्यू को रख दीजिए। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पर छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो हमेशा बाहर के तरफ होगा, डीएस। यहाँ पर भी अगर आप छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे, तो इस एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन बाहर के तरफ होगा, डीएस। लेकिन ये बताइए कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवार्ड्स द चार्ज होगा। होगा कि नहीं? आप यहाँ पर देखिए कि एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और यहाँ पर आप देखिए तो थीटा बराबर है कितना, 180 डिग्री, है कि नहीं? दोनों जगह पर हम फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ पर भी हम फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। आप जरा सा मेरे साथ बात करो कि चाहे यहाँ पर बात करें चाहे यहाँ से बात करें, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पर अगर तुम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करोगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? के का वैल्यू अगर तुम लिख के रखोगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अच्छा, इस सरफेस पर कहीं भी आर का वैल्यू सेम रहेगा, चार्ज वही है क्यू, और ये कांस्टेंट के ही है। तो आर कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, कांस्टेंट। तो सीधा सीधा बात है ये भाई कि एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, यहां मैं बीच में लिख दे रहा हूं, ठीक ना, कि एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, दोनों के लिए, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, दोनों के लिए किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? और कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, बाहर। बाहर करने से पहले ये बताओ कि ई डॉट डी एस को ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पर जब आप फाई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक ना? कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। पीटते नहीं है मैथ्स वाले सर, हैं? -1 होता है। तो भाई जब इस -1 को मैं यहाँ लिख दूं तो तुमको कोई आपत्ति है क्या? नहीं, कोई आपत्ति होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो कि अगर फाई बराबर लिखेंगे ई बाहर, इंटीग्रेशन डीएस, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये देखो और ये देखो, एक माइनस साइन का अंतर है कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है तो फ्लक्स कैसा आया, नेगेटिव। अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है तो फ्लक्स कैसा आया? जरा सा अच्छे से ध्यान देना कि इस दोनों में से हम किसी एक को सॉल्व करते हैं। आप ये बताइए कि अगर फाई बराबर लिखें तो ई के जगह पर 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो हो जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा कि नहीं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों कि भाई इस स्फीयर पर छोटा 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 टुकड़ा में काट देंगे और फिर सारे टुकड़े को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल स्फीयर मिल जाएगा। टोटल स्फीयर जब मिल जाएगा तो ये बताओ, ये 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और
इस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, गधा कहीं के, 4 पाई r स्क्वायर। जाओ 10वीं क्लास में पढ़ो थोड़ा सा। 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखो कि 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, फाई बराबर कितना बचा? ऊपर में बचा चार्ज क्यू और नीचे में बचा है कितना? यही जो है, यही जो है, ये है क्या? गॉस लॉ। समझे बात? यही जो है क्या? गॉस लॉ। और इसी गॉस लॉ को हम लोगों को अगले दिन पढ़ना है। आज आपको हम पूरा का पूरा क्या पढ़ाए? आज आप ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ाए आपको, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या याद रखना है, कि कितने लाइंस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए एरिया वेक्टर का जरूरत पड़ा। तो एरिया वेक्टर के बारे में एक लाइन क्या रटना है, हमेशा डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ, है ना। अगर फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करिएगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर एरिया का प्रोडक्ट लीजिएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। मैं बोला क्या, कि अगर एरिया और फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर नहीं हो, यूनिट डायमेंशन का बात किया सारा, अगर कहे कि थीटा एंगल पर रहे, परपेंडिकुलर नहीं रहे तब, तो परपेंडिकुलर नहीं रहे तो ई कॉस थीटा ई साइन थीटा करेंगे, साइन थीटा पैरेलल निकल जाएगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा, फ्लक्स नहीं होगा, कॉस थीटा परपेंडिकुलर निकलेगा, उसके कारण फ्लक्स कितना होगा? ई कॉस थीटा। इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं? ई डॉट ए। फिर मैं क्या बोला, कि अगर इसको ई डॉट ए लिखोगे भाई, तो अगर कर्व सरफेस एरिया रहेगा तो कोई भी एलिमेंट लेंगे डीएस परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे थीटा एंगल पे है, तो ये बताओ इसको ई डॉट डीएस लिखेंगे कि नहीं? फ्लक्स को लिखेंगे, फ्लक्स को ई डॉट डीएस लिखेंगे, लिखे, और इसी चीज को टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट हो गया, फ्लक्स निकल गया। अब यहीं से क्या किए, कि अगर हम आपको एक लाइन रटवाए क्या, कि भाई अगर लाइन इनवर्ड द सरफेस आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो फ्लक्स कैसा कंसिडर करना है? नेगेटिव। और अगर बाहर जा रहा है तो? इस चीज का प्रूफ आप देखिए यहाँ पर, कि एक सरफेस के सेंटर पर रख दिए पॉजिटिव, एक पर रख दिए नेगेटिव। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, देखो ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना? यहाँ देखो ई और डीएस अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा कितना? फ्लक्स लगाए तो आपको साफ दिख रहा है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जिसमें बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा है? पॉजिटिव। और जिसमें अंदर आ रहा है वो कैसा है? यहीं से मैं थोड़ा सा और अपना कैलकुलेशन बढ़ा लिया तो गॉस लॉ निकल के आया। और इस गॉस लॉ के बारे में अगले दिन का पूरा क्लास। समझ में आ रहा है? तो इतना पढ़ के आइएगा, और इतना पढ़ के आइएगा तो अगले दिन समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए।